हेलो, आप सबका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नेट जेआरएफ के फर्स्ट पेपर का जो कम्युनिकेशन टॉपिक है, उसका लेक्चर फर्स्ट आज स्टार्ट करेंगे और 3 लेक्चर में इसको खत्म कर देंगे। उसके बाद हम लोग कम्युनिकेशन का ही क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद जब वो समाप्त हो जाएगा तो फिर और नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है? तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है? आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि संचार का अर्थ, और इसमें सबसे पहले जानेंगे कि पढ़ना क्या है। तो संप्रेषण में संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण, प्रभावी संप्रेषण की बाधाएं और प्रभावी संप्रेषण में वांछित और एवं गैर वांछित, अंतः सांस्कृतिक एवं सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण और जन मीडिया एवं समाज, इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट्स देखेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संचार का अर्थ। संचार का अर्थ है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण। हमारे अनुभव, विचारों, संदेश, दृष्टिकोण, मत, सूचना, ज्ञान आदि का परस्पर मौखिक, लिखित या सांकेतिक आदान प्रदान करना संचार के अंतर्गत आ जाता है। संचार का तात्पर्य क्या है? यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जब अर्थपूर्ण संदेश का संप्रेषण होता है तो वही संचार कहलाता है, ठीक है? संचार के अंग्रेजी पर्याय कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से हुई है, जिसका अर्थ समुदाय होता है। कम्युनिस प्लस कम्युनिकेयर बराबर कम्युनिकेशन होता है, ठीक है? तो कम्युनिकेशन जो शब्द है वह कहाँ से लिया गया है? तो लैटिन भाषा के कम्युनिस शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है समुदाय। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अर्थपूर्ण संदेश प्रेषित करने वाली प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया गत्यात्मक, जटिल तथा वैज्ञानिक है। यह प्रक्रिया कैसी है? अगर पूछा जाए कि संचार की प्रक्रिया कैसी है, तो संचार की प्रक्रिया गत्यात्मक है, जटिल है और वैज्ञानिक है। संचार एक रेखीय प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत इसे सरल रेखा में बढ़ता हुआ माना जाता है। टेलीफोन रेखीय संचार का उदाहरण है। टेलीफोन जो है वह रेखीय संचार का उदाहरण है। जैसे कोई संदेश भेज रहा है और ब उसे ग्रहण कर रहा है। प्रेषक सेंडर संदेश भेज रहा है, प्राप्तकर्ता ब उसे रिसीव कर रहा है। संचार की इस प्रक्रिया में संदेश भेजने वाला व्यक्ति प्रेषक सेंडर, जबकि सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्राप्तकर्ता कहा जाता है। संचार की इस प्रक्रिया में जो संदेश भेजता है, भेजने वाले को प्रेषक, मतलब जो भेज रहा है संदेश, जैसे मैं भेज रही हूँ, संदेश बोल रही हूँ तो मैं प्रेषक हूँ, और जबकि सूचना प्राप्त करने, आप सूचना को प्राप्त कर रहे हैं, जो मैं बोल रही हूँ वह सूचना प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? रिसीवर, प्राप्तकर्ता। सूचना प्राप्त करने वाले व्यक्ति को संदेश प्राप्तकर्ता कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर संचार से जुड़े मुद्दों की चर्चा यूनेस्को द्वारा की जाती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे कि संचार की प्रमुख परिभाषाएं, कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। आता है तो जेपी लिगन्स ने क्या परिभाषा दी है कि उन्होंने कहा है कि संचार यह एक प्रक्रिया है। संचार क्या है? संचार एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों अथवा प्रभावों का विनिमय करते हैं जिसमें प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। वास्तव में यह संप्रेषक और संग्राहक के बीच किसी संदेश अथवा संदेशों की श्रृंखला को प्राप्त करने के लिए की गई सम्मिलित क्रिया है। नेक्स्ट, थियो हैमन ने क्या परिभाषा दी है? तो इन्होंने परिभाषा दिया है, संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। संचार मनुष्य की जानने व बताने की जिज्ञासा की पूर्ति करता है। थियो हैमन ने क्या बताया कि संचार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचना व संदेश एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचे। नेक्स्ट, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्टर के द्वारा क्या परिभाषा दी गई? तो इनके द्वारा परिभाषा दी गई, आपकी समझ, विश्वास व बेहतर मानव संबंध स्थापित करने की दिशा में किया गया सूचनाओं व विचारों का आदान प्रदान ही संचार है, ठीक है? संचार समानुभूति की एक प्रक्रिया या श्रृंखला है जो कि एक संस्था के सदस्यों को ऊपर से नीचे तक और नीचे से ऊपर तक जोड़ती है, ठीक है? तो हम लोगों ने पढ़ा संचार के अर्थ और संचार की परिभाषा। अब देखेंगे संचार के मुख्य तत्व, मेन एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन। संचार प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने के लिए कुछ महत्वपूर्ण तत्वों का होना अनिवार्य है। ये महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित हैं। पहला, स्रोत या प्रेषक, जिसे सोर्स और सेंडर कहते हैं या सेंडर कहते हैं। तो संदेश भेजने वाला जो होता है वह उसे प्रेषक कहते हैं। दूसरा है संकेतन या एनकोडिंग, जो भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों में रूपांतरित करना इनकोडिंग कहलाता है। जो भेजने वाले संदेशों को प्रयुक्त संकेतों, जिस संकेत में आप भेजना चाहते हैं वही इनकोडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है संदेश, मैसेज, विचार, सूचना, अनुभव तथा मौखिक या लिखित संदेश। जो हमारे मन में विचार है या जो सूचना है, जो अनुभव है, मौखिक या लिखित संदेश, उसे ही संदेश कहा जाता है। माध्यम, मीडियम, वह साधन जिसके द्वारा कोई संदेश प्रेषक से प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है, मतलब किस मीडियम के द्वारा संदेश भेजा जा रहा है उसे ही माध्यम कहा जाता है। कूटानुवाद, डिकोडिंग, संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना। जब संदेश भेजा जाता है किसी मीडियम के द्वारा तो उसके बाद डिकोडिंग होता है, मतलब संदेश को अर्थपूर्ण संदेशों में परिवर्तित करना ही डिकोडिंग कहलाता है। प्राप्तकर्ता, रिसीवर, संदेश प्राप्त करने वाला, जो संदेश भेजा गया है किसी माध्यम के द्वारा और डिकोडिंग के उपरांत रिसीवर को प्राप्त हो रहा है, उसी को जिसे प्राप्त हो रहा है उसे ही प्राप्तकर्ता कहते हैं। नेक्स्ट है प्रतिपुष्टि, फीडबैक। प्रतिपुष्टि संचार प्रक्रिया का अंतिम चरण होती है। संदेश प्राप्तकर्ता की संदेश के प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया प्रतिपुष्टि कहलाती है। संदेश प्राप्त होने के उपरांत जो प्राप्तकर्ता प्रतिपुष्टि देता है, प्रतिक्रिया करता है, वही प्रतिपुष्टि कहलाता है। प्रतिपुष्टि संचार को बेहतर बनाने में सहायक है। और अगर ये पूछा जाए कि संचार प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण क्या है, तो संचार प्रक्रिया का सबसे अंतिम चरण प्रतिपुष्टि है। नेक्स्ट है शोर।
संचार में उत्पन्न वह बाधा जो प्राप्तकर्ता द्वारा संदेश प्राप्त करने में हस्तक्षेप करती है उसे शोर कहा जाता है। ठीक है, पहले शोर, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, इन सब के बीच अगर कोई भी नॉइस शोर आता है तो वह बाधा के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट है सोच, विचारों तथा संदेशों को वाचिक तथा अवाचिक चिन्हों में रूपांतरित करना कूट लेखन इनकोडिंग कहलाता है। अब हम लोग देखें कि तत्व कौन कौन से थे। तो तत्व था सोर्स, सेंडर, इनकोडिंग, मैसेज, मीडियम, डिकोडिंग, रिसीवर, फीडबैक और नॉइस। ठीक है, तो ये सब अगले एलिमेंट पूछे कि कम्युनिकेशन के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये सब एलिमेंट है कम्युनिकेशन के। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ने वाले हैं संचार की प्रकृति। संचार की प्रकृति कैसी है, आइए देखते हैं। मानवीय समाज के संचालन की समस्त प्रक्रिया संचार पर ही आधारित होती है। इसी से हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। संचार एक साधारण प्रक्रिया है जिसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के प्रयास किए जाते हैं। संचार में वर्तमान एवं अतीत की दोनों सूचनाओं को शामिल किया जाता है। संचार की प्रकृति निम्नलिखित रूपों में है। पहला, संचार में कला एवं विज्ञान दोनों के तत्व पाए जाते हैं। दूसरा, संचार एक मानवीय प्रक्रिया है जो सामाजिक संबंधों को स्थापित करता है। तीसरा, संचार की प्रक्रिया में प्रत्येक प्रकार का संप्रेषण संदर्भ से प्रभावित होता है। चौथा है, वर्तमान परिवेश में आधुनिक समय के संचार माध्यमों का प्रयोग किया जा रहा है जैसे ईमेल, वीडियो कॉन्फ्रेंस, फैक्स आदि। इसी के साथ परंपरागत संचार माध्यम जैसे पत्राचार, दूरभाष, रेडियो आदि का भी प्रयोग किया जा रहा है। नेक्स्ट है, संचार की प्रक्रिया में प्रेषक द्वारा भेजा गया संदेश अर्थपूर्ण संदेश में परिवर्तित होकर प्राप्तकर्ता तक पहुंचता है। नेक्स्ट, किसी संगठन या व्यावसायिक समूह के व्यक्तियों या कर्मचारियों के मध्य समन्वय का कार्य संचार द्वारा किया जाता है। यह इस प्रकार संचार एक प्रबंधकीय कार्य है। संचार मौखिक, लिखित तथा सांकेतिक होने के साथ साथ एक मार्गी अथवा द्विमार्गी हो सकता है। संचार कैसा हो सकता है, एक मार्गी भी हो सकता है और द्विमार्गी भी हो सकता है। संचार तथा संप्रेषण में प्रतिभागियों का चयन, सानिध्य, उपयोगिता और अकेलापन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो ये संचार की प्रकृति थी। अब संचार में जो 7 सी पढ़ा जाता है, 7 सी, तो उसको देखेंगे। इससे क्वेश्चन बनता है, हर बार एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। तो संचार के जो 7 सी हैं देखते हैं। पहला है विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी। जब यह क्या है, जब तक प्रेषक द्वारा संचारित संदेश या सूचना को स्रोत विश्वसनीय नहीं होगा तब तक संचार विश्वसनीय नहीं हो सकता है। मतलब कम्युनिकेशन में विश्वसनीयता जरूरी है। ठीक है, फिर कॉन्टेक्स्ट, संदर्भ। संचार वर्तमान परिस्थितियों से अंतर संबंधित होना चाहिए। विषय वस्तु, तीसरा विषय वस्तु, कंटेंट। विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी प्रेषक और प्राप्तकर्ता के पास उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब प्रेषक के पास भी और प्राप्तकर्ता के पास भी विषय वस्तु की संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। चौथा है स्पष्टता, क्लियरिटी। संदेश की भाषा सरल होनी चाहिए एवं स्पष्ट हो ताकि समझने में आसानी हो। नेक्स्ट है निरंतरता एवं संगतता, कॉन्टिन्यूटी एंड कंसिस्टेंसी। संचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। संचार क्या है, संचार कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। संदेश को श्रोता तक पहुंचाने के लिए उसे लगातार दोहराना पड़ता है। मतलब कंटिन्यूटी चाहिए, दोहराना पड़ता है। इसलिए संदेश की प्रत्येक पुनरावृत्ति में संगतता होनी चाहिए। छठवां है चैनल, माध्यम। केवल उन्हीं माध्यमों का प्रयोग होना चाहिए जिन्हें प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता उचित समझें। सातवां है कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। संदेश को प्रेषित करने से पूर्व ही श्रोताओं की क्षमताओं का आकलन करना चाहिए तथा उसी के अनुरूप संदेश या सूचना को प्रेषित करना चाहिए। तो ये है 7 सीज। तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्योंकि यह काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, इसमें नोट भी है थोड़ा, इसको